हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब। आई होप अच्छे होंगे, आप हैप्पी होंगे, सेफ होंगे। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स 1 आई मीन ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 3 जो है अपना वर्क एनर्जी पावर, उसका लेक्चर नंबर 6। इससे पहले के लेक्चर में आपको हम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी कराया फ्रॉम लेक्चर 1 टू लेक्चर 5। लेक्चर नंबर 6 आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी चैप्टर आई मीन वर्क एनर्जी पावर में अपने को फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। तो बेटा हेडिंग लगा लो, फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पुट योर हेडिंग फ्रिक्शन। इसका फिजिक्स समझने से पहले ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आप समझिए फ्रिक्शन के बारे में। एक्चुअली फ्रिक्शन एक इतना कमाल का चीज है कि अगर ये ना होता तो हम चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, इवन कोई भी इंडस्ट्री हमारा वर्क नहीं कर पाता। और फ्रिक्शन के नुकसान भी होते हैं। फ्रिक्शन की वजह से हमारे जो मशीनरी पार्ट्स हैं उसका पार्ट पुर्जा घिस जाता है, हमारा चप्पल घिस जाता है, शूज घिस जाता है। बट बेटा फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो हम खड़े नहीं हो पाते, हम चल नहीं पाते, कोई भी व्हीकल नहीं चल पाता, गाड़ी नहीं चल पाता और पार्ट पुर्जा भी खराब हो रहा है। मतलब फ्रिक्शन से अपने को बेनिफिट भी है और फ्रिक्शन से अपने को नुकसान भी है। इसीलिए पता है आपको फ्रिक्शन को बोला जाता है एक नेसेसरी इविल, मतलब एक आवश्यक बुराई है फ्रिक्शन। थोड़ा अजीब आपको लग रहा होगा सुनने में, बट हमने आपको पहले सिचुएशन समझाया कि फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो हम खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, कोई भी मशीनरी पार्ट नहीं चल पाता, गाड़ी घोड़ा जो चलता है वो सब कुछ नहीं चल पाता। तो ये अपने लिए एक बेनिफिट है कि फ्रिक्शन की वजह से हम चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। एंड अगर फ्रिक्शन है तो इसकी वजह से अपना शूज खराब हो रहा है, स्लीपर खराब हो रहा है, कार का अपना टायर खराब हो रहा है, एंड पार्ट पुर्जा जो मशीन में लगे होते हैं वो घिस जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम भी है और अच्छा भी है। इसीलिए ना फ्रिक्शन को बोला जाता है अ नेसेसरी इविल। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, इसके बारे में ये एक प्रोवर्ब है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन एक आवश्यक बुराई है। फिजिक्स में मैं चलूंगा बट आपको बस ऐसे ही इंटरटेन करने के लिए मैंने ये समझाया कि फ्रिक्शन का होना जरूरी है एंड फ्रिक्शन की वजह से अपने को लॉस भी है। इसीलिए बोला जाता है फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। ठीक है, खैर अब इसके फिजिक्स के बारे में अपने को जानना है, इसका फिजिक्स समझेंगे हम लोग। फ्रिक्शन होता क्या है। देखिए, जब एक सॉलिड बॉडी किसी दूसरे सॉलिड बॉडी के ऊपर मूव करता है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ग्राउंड में एक बॉल पड़ा हुआ है, आप उस बॉल को हिट कर दिए, जब आप हिट किए तो फोर्स लगाए, बॉल में मोशन हुआ, बॉल थोड़ा दूर जाने के बाद रुक जाता है। अब ये बॉल रुक गया जस्ट बिकॉज कि बॉल और ग्राउंड के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसमें मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, जिसने धीमे धीमे करके उसके स्पीड को कम किया और फाइनली उसको रोक दिया। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लगने वाले अपोजिंग फोर्स होते हैं और इसी अपोजिंग फोर्स का कारण होता है फ्रिक्शन। मतलब है क्या बेटा फ्रिक्शन। तो व्हेन टू सॉलिड बॉडीज मूव्स एट द सरफेस ऑफ ईच अदर, जब दो सॉलिड बॉडी एक दूसरे के सरफेस के ऊपर मूव करते हैं तो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो अपोजिंग फोर्स लगता है, जो मोशन को अपोज करने वाला फोर्स लगता है, दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। वेरी सिंपल डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। डेफिनेशन में आप माइंड में रखिएगा, व्हेन टू सॉलिड बॉडीज मूव्स at the surface of each other, या आप लिख सकते हैं with respect to other, moves at the surface with respect to each other. When two solid bodies moves with respect to each other
जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करते हैं, व्हेन टू सॉलिड बॉडीज मूव्स विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, देन द अपोजिंग force which act between their contact surfaces, is called friction. इसी अपोजिंग फोर्स को मेरा बच्चा क्या बोला जाता है? फ्रिक्शन बोला जाता है। ठीक है बेटा, डेफिनेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। बेसिकली फ्रिक्शन का 3 टाइप होता है। जो पहला टाइप है वो होता है अपना स्टैटिक फ्रिक्शन। जो सेकंड टाइप होता है बच्चा वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जो थर्ड टाइप होता है बच्चा वो होता है अपना काइनेटिक फ्रिक्शन। ये 3 टाइप का फ्रिक्शन होता है। अभी ना इन तीनों टाइप के फ्रिक्शन को आपको समझना है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। बच्चा, जब तक कोई बॉडी मूव नहीं करता है तो कांटेक्ट सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। आप फील करो, एक हेवी बॉक्स आपके घर में रखा हुआ है, आप उसको ऐसे पकड़ के पुल कर रहे हो। जब आप इस तरह से उसको पुल करोगे, ढकेलोगे, तो आप थोड़ा सा फोर्स लगाए, मान लो नहीं हिला, आप फोर्स तो लगाए बट ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आया। रीजन ये है कि जो बॉक्स और ग्राउंड के बीच में कांटेक्ट सरफेस है, उस कांटेक्ट सरफेस में आपके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बराबर फोर्स डेवलप हो गया, तो कुल मिला के नेट फोर्स 0 हो गया, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। ठीक है, तो यहां पे हम फोर्स तो लगा रहे हैं बट स्टिल द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो इसका जो रीजन है, यहां जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, इस फ्रिक्शन को बेटा हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मीन्स द फ्रिक्शन विच एक्ट बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फेसेज ऑफ 2 सॉलिड बॉडीज व्हेन दे आर नॉट इन एक्चुअल मोशन। मतलब 2 सॉलिड बॉडी के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लगने वाला वैसा फ्रिक्शन जब सॉलिड बॉडी एक्चुअल मोशन में नहीं होता है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्चुअल मोशन में नहीं होता है, तब इस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। एक बड़ा खास बात यह है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एडजस्टेबल नेचर का होता है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट करता है। बॉक्स, भारी सा एक बॉक्स रखा हुआ है, आप 5 न्यूटन लगाए, नहीं हिला, बदले में 5 न्यूटन का फ्रिक्शन लग गया। भाई आप 10 न्यूटन लगाए, नहीं हिला, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, आप अपने फ्रेंड को, पूरी फैमिली को बुलाकर मिलकर झटका दिए, 200 न्यूटन का बॉडी हिल गया। तो 200 न्यूटन तक, 200 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स तक स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट किया, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा एडजस्टेबल फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज एडजस्टेबल फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। यही बॉक्स वाला एग्जांपल से अच्छे से आप समझ लोगे। 5 न्यूटन लगाया, नहीं हिला, 10 न्यूटन लगाया, नहीं बॉडी हिला, 20 न्यूटन लगाया, बॉडी डिस्प्लेस नहीं किया। जैसे ही 21 न्यूटन का फोर्स लगा, बॉडी जस्ट स्लाइड किया, अपने पोजीशन से जस्ट खिसक गया, स्लाइड किया। उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये कब डेवलप होता है? तो जब एक सॉलिड बॉडी दूसरे सॉलिड बॉडी के ऊपर जस्ट स्लाइड करता है, जस्ट स्लाइड करता है, तब उस टाइम जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड जो है अपना काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तब डेवलप होता है जब एक ऑब्जेक्ट, एक सॉलिड बॉडी दूसरे सॉलिड बॉडी के ऊपर एक्चुअल मोशन में होता है। मतलब मस्त एकदम चल रहा है, आप साइकिल चला रहे हो, उस टाइम टायर और रोड के बीच में
जो फ्रिक्शन लग रहा है वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। कोई भी कार है, व्हीकल है, रोड पे चल रही है, एकदम एक्चुअल मोशन में है, उस टाइम उसके टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में तब प्रोड्यूस होता है, तब डेवलप होता है जब सॉलिड बॉडी एक्चुअल मोशन में होता है। एक बार आप फिर से समझो, स्टैटिक फ्रिक्शन तब डेवलप होता है जब ऑब्जेक्ट एक्चुअल मोशन में नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जब जस्ट स्लाइड करता है, जस्ट स्लाइड, एकदम खिसका है अभी, जस्ट स्लाइड किया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब एकदम मस्त चल रहा है, जब एकदम एक्चुअल मोशन में है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इनमें स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल नेचर का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने वैल्यू को एडजस्ट करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ये सब इंपॉर्टेंट बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप राइट करो, फिर मैं स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखता हूं। अब बेटा हम लोग डेफिनेशन राइट करेंगे। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन का, नंबर 1 में हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन हम क्या बोले, जब दो सॉलिड बॉडी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्चुअल मोशन में नहीं होता है, तब कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो अपोजिंग फोर्स होता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। Means when two solid bodies are not in actual motion, are not in actual motion, are not in actual motion with respect to each other, not in actual motion with respect to each other, the opposing force between their contact surfaces, between their contact surfaces is called static friction। इसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या माइंड में रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज एडजस्टेबल इन नेचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात आपको माइंड में रखना है। स्टैटिक फ्रिक्शन ये बेटा एक ऑब्जेक्टिव है, आपसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज एडजस्टेबल इन नेचर। नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से कौन सा फ्रिक्शन का टाइप एडजस्टेबल होता है, तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज एडजस्टेबल इन नेचर। स्टैटिक फ्रिक्शन नेचर में कैसा होता है, स्टेबल होता है, एडजस्टेबल होता है। सेकंड जो है अपना वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकंड वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। बच्चा मेरा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये माइंड में आप रखो, इट इज द मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। It is the maximum value of static friction। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। ओके, राइट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, राइट कर सकते हो। ओके, वीडियो को पॉज करके राइट कर लो। चलो, थर्ड नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर में अपने को डिस्कस करना है काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। काइनेटिक फ्रिक्शन, बच्चा मेरा, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हम आपको क्या बताए
कि जब दो सॉलिड बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्चुअल मोशन में होते हैं तब उनके कांटेक्ट सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे आप कोई भी व्हीकल रोड पे चल रहा है, कोई आप साइकिल रोड पे चला रहे हो, बाइक रोड पे चला रहे हो, एक्चुअल मोशन, तब वहां पे होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। मीन्स व्हेन टू सॉलिड bodies are in actual motion with respect to each other the opposing force between their contact surfaces is called kinetic friction. इस फ्रिक्शन को क्या बोला जाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। राइट कीजिए आप, डेफिनेशन अपना कंप्लीट हुआ। हो गया, बोलो ओके। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज लॉ ऑफ फ्रिक्शन। हेडिंग डाल लो आप, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। एक ही लॉ बताऊंगा और वही लॉ 99% लॉ है। बाकी ऐसा भी बुक वाला लिखता है कि फ्रिक्शन हमेशा दो सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट सरफेस के बीच में लगता है, सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। सब बस बोलने की बातें हैं। लॉ ऑफ फ्रिक्शन में गुरु मंत्र रामबाण इलाज, एक सिंगल लाइन लिखेंगे हम, आपका सारा काम हो जाएगा। और यही आपको माइंड में रखना है। लॉ का मतलब फ्रिक्शन का जो लाइन मैं समझा रहा हूँ वही लाइन फ्रिक्शन का लॉ बोला जाता है। राइट करो आप पहले। लॉ ऑफ फ्रिक्शन में आपको माइंड में रखना है the friction is directly proportional to normal reaction. The friction is directly proportional to normal reaction. अब इसको बहुत बढ़िया से आपको समझना पड़ेगा कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, ये सब हम समझाएंगे। बेटा इसको हम आपको ना दो केस में समझाएंगे। केस फर्स्ट में हम ऐसा मान लेते हैं, एट रफ तो होना चाहिए फ्रिक्शन के लिए, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये मान लो आप, ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये सरफेस आपका रफ है, ठीक है। इस पे कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम प्लेस किए। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट का मास हम मान लिए m। इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है। बेटा जब इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो धरती माता डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी वेट के बराबर mg। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg, और बदले में ये सरफेस इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। बदले में सरफेस इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, नॉर्मल रिएक्शन n। अब मान लो कि इस डायरेक्शन से आप इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो, इस डायरेक्शन से आपने यहाँ पे एक फोर्स लगाया F एक्सटर्नल, बाहर से आपने फोर्स लगाया। तो जब बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बॉडी इधर मूव करना चाहेगा तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे।
फ्रिक्शन को हम छोटा f से डिनोट कर रहे हैं। अब इस केस में फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? तो लॉ पढ़ो आप। लॉ क्या बोलता है कि द फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, मीन्स स्मॉल f फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम लोग बचपन से कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा f इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इस म्यू को, ये जो आपका म्यू है, इस म्यू को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू को क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। अच्छा, हम लोग जो केस लिए हैं वो अपना केस है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है बच्चा मेरा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना है? यहाँ पे आप देखिए नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना है? mg के बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg के बराबर है। तो यहाँ से सबसे पहले तो अगर तुम म्यू का वैल्यू निकालना चाहोगे तो म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ से म्यू का वैल्यू मिला, इसको हम अभी फिलहाल कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। म्यू का इंफॉर्मेशन हम यहाँ से आपको देना चाहेंगे। यहाँ देखिए नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या पुट करेंगे? इस केस में mg पुट करेंगे, हमको फ्रिक्शन मिल जाएगा। ये जो म्यू है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल रहे हैं, म्यू को हम क्या बोल रहे हैं बच्चा मेरा? म्यू है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा। म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का सबसे पहले अगर यूनिट का बात करें तो ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स है, नीचे नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, न्यूटन बाय न्यूटन कैंसिल हो गया। मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आई मीन म्यू इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। म्यू का ना तो यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है। म्यू आई मीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना सरफेस स्मूथ होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी, सरफेस जितना रफ होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। ठीक है, इसको आप राइट करिए, फिर हम आपको इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन के बारे में समझाते हैं। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि म्यू का वैल्यू पुट कर, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू पुट करोगे, तो जब आप नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू पुट करोगे तो फ्रिक्शन का एक और फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू म्यू इंटू mg। बिकॉज जब सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? नॉर्मल रिएक्शन आपका mg के बराबर है। n इज इक्वल टू mg। तो फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस में, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg। राइट करो। इसका सेकंड केस हम लोग डिस्कस करते हैं। केस 2 में फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या मिलेगा? फोकस करो आप। केस 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं एट रफ तो होना ही चाहिए फ्रिक्शन के लिए, रफ इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर। ठीक है बच्चा, एक रफ इंक्लाइंड सरफेस बना लेते हैं। ये आप कंसीडर करो, ये हम एक इंक्लाइंड प्लेन बनाए, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा थीटा है। इसके ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दे रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है हमारा जिसका मास है m। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m। बेटा जब ऑब्जेक्ट का मास m है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे कितना फोर्स लगेगा? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा mg, ये mg लगेगा। दूसरा कि ये जो सरफेस है ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन m। ऐसा करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन को हम बैकवर्ड साइड में बढ़ा लेते हैं।
समझो ये एंगल थीटा है, ये वाली एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये नॉर्मल के पीछे का है, मतलब ये एंगल भी आपका थीटा होगा। अब mg का दो कंपोनेंट ब्रेक होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा इसका mg cos थीटा, और एक डाउन द प्लेन जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा mg sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लॉ ऑफ फ्रिक्शन लगाना है। तो बेटा लॉ ऑफ फ्रिक्शन में हम आपको बताए हैं कि सिंस फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, देयरफॉर फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? तो इस केस में आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है, ध्यान से देखिए, n बराबर mg cos थीटा। यहाँ पे आपका n किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा F इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रिक्शन का आपको माइंड में रखना है। जब सरफेस हमारा रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा तो फ्रिक्शन बराबर म्यू mg, जब सरफेस हमारा इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड सरफेस होगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू mg cos थीटा, ये होगा फ्रिक्शन का वैल्यू। ठीक है, राइट करो बेटा फास्ट। हो गया? आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या लिख लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। चलो आगे समझते हैं। जो अपना अगला टॉपिक है वो है मेरा बच्चा नेक्स्ट टॉपिक, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, थोड़ा अजीब सा नाम लग रहा है आपको, एंगल ऑफ रिपोज। इसका एक और नाम बताएंगे ना, फिर ना आधा काम नाम से क्लियर हो जाएगा। एंगल ऑफ रिपोज को आप एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी बोल सकते हो, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ रिपोज बोलो आप, या इसको बोलो एंगल ऑफ स्लाइडिंग। क्या होता है थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम आपको फील कराएंगे। जैसे आप मान लो ये आपके पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब बच्चा मेरा इसको ध्यान से देखो, अभी ये एकदम से हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल है। अब इस हॉरिजॉन्टल के ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किए। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखो, धीरे धीरे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, अब धीरे धीरे हम इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऐसा बढ़ा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ऑब्जेक्ट आप देखिएगा स्लाइड करना स्लाइड करना शुरू किया। तो जिस एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट डाउन द प्लेन स्लाइड करता है उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये हम एक एंगल बनाए, कंसीडर कर लेते हैं हमारा ये एंगल है थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हम प्लेस किए, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किए, कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है भाई, और इसका मास है m। अगर ये थीटा एंगल ऑफ स्लाइडिंग है, जिसको आप एंगल ऑफ रिपोज बोलते हो, तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्लेस करेंगे ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा। तो बच्चा मेरा जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो आपको पता है कि जो कांटेक्ट सरफेस होता है, कांटेक्ट सरफेस में मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन को हम लोग स्मॉल f से डिनोट कर रहे हैं। ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग गया। इस ऑब्जेक्ट के मास पे काम करो। अगर इसका मास m है तो सबसे पहले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वही अपना खानदानी फोर्स mg, दूसरा ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इसके ऊपर, सरफेस परपेंडिकुलर लगाता है नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब mg का दो कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और बेटा इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा।
अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आप इक्वेशंस को बैलेंस करके देखो। यहाँ पे अगर आप बैलेंस करोगे तो आप ध्यान से देखो, नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा, और फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा। मतलब फ्रिक्शन F बराबर mg sin थीटा एंड नॉर्मल रिएक्शन N बराबर mg cos थीटा। ठीक है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो ये है बच्चा मेरा इक्वेशन 1 का LHS, फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू इक्वेशन 1 का RHS mg sin थीटा डिवाइडेड बाय mg cos थीटा। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे जो टर्म्स कट रहे हैं उसको आप कैंसिल करो। तो सबसे पहले तो आप mg को कैंसिल कर दोगे। अब देखो sin थीटा बाई cos थीटा बराबर tan थीटा, तो देयरफॉर tan थीटा का वैल्यू आपका क्या आया, तो tan थीटा का वैल्यू आया f बाई n। ठीक है ना, f बाई n मतलब फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन। अभी अभी आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले हम आपको पढ़ाए थे कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो देयरफॉर म्यू बराबर भी क्या हो जाएगा, f बाई n हो जाएगा। पक्का बात है। अभी इन दोनों इक्वेशन को तुम ध्यान से देखो, f बाई n बराबर tan थीटा और f बाई n बराबर म्यू। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं और इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो दोनों का RHS सेम है, मतलब LHS भी सेम होगा। LHS सेम होने का मतलब है कि यहां पे मेरा बच्चा LHS सेम होने का मतलब है कि आप बोल सकते हो कि tan थीटा बराबर म्यू। इंपॉर्टेंट मैसेज आपको माइंड में रखना है, द tan माने टेंजेंट, द tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंट बात यहां से आपको पता चला कि द tan को टेंजेंट बोलते हैं, द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब एंगल ऑफ रिपोज का जो टेंजेंट होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। कहीं पे जरूरी नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू डायरेक्ट आपको दे दे, हो सकता है ये क्वेश्चन में लिख दे कि द एंगल ऑफ रिपोज इज 30 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3। ठीक है, क्लियर है, राइट करो फास्ट। इसके बाद फ्रिक्शन में हम लोग कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे और फिर इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे, बिकॉज अभी टाइम 11:20 हो गया है और 11 बजे तक ही अलाउड है। ये पूरा सेटलमेंट मेरे ऑफिस में है, तो घर भी जाना है, पुलिस वाले से डंडे भी खाने पड़ सकते हैं, आपको पता है कोरोना काल है। तो बच्चा मेरा इस वीडियो में इतना ही, अच्छे से समझना। अगला जो टॉपिक होगा प्यारा प्यारा टॉपिक होगा, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, वर्क डन ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, और उस पे बेस्ट फिर कुछ न्यूमेरिकल्स। 2 लेक्चर में फ्रिक्शन हम आपका ओवर करेंगे। ठीक है, राइट करो आप इसको, अच्छे से समझो, फेयर कॉपी। जो नोट्स बनाने का तरीका है, लेक्चर के साथ साथ आप भी नोट्स बनाते चलिए। Keep smiling, keep healthy and keep watching. Thank you so much.